क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। अभी इन क्वांटम नंबर्स के बाद हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि देखते हैं हमको समझ में भी आया है या नहीं आया है कि क्या करना है। ठीक है, तो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एज पॉसिबल अरेंजमेंट एज इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। सॉरी, क्या बोल रहे हैं कि किसमें आपका अरेंजमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है, मतलब जो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो देखो इसको क्या, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का ही आते हैं, आप प्रीवियस ईयर देख लो, आपको ऐसे क्वेश्चन 5-6 तो मिल ही जाएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो देखो क्या करना है, आपको पता है कि जो n की वैल्यू होगी वो कुछ भी 1 to लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है, जो l की वैल्यू है वो 0 to n-1 तक हो सकती है, जो m की वैल्यू है वो -l to +l हो सकती है, और जो s की वैल्यू है वो या तो +½ हो सकती है या फिर -½ हो सकती है। ठीक है, ये है हमारे पास सेट। अब देखो पहला, देखो n की वैल्यू 3, ठीक है, इस रेंज में लाई कर रही है, सही है। l की वैल्यू 0 to n-1, देखो जरा 0 to n-1 मतलब कि 0 to 3-1 यानी 0 1 2, इसके बीच में लाई कर रही है, ये भी सही है। ये m की वैल्यू -l to +l मतलब कितना होना चाहिए, l की वैल्यू कितनी है हमारी, l की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, तो देखो कितना होगा, -2 to +2, ठीक है, सही है। l की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 to +2, ये भी सही है। उसके बाद s की वैल्यू +½ ये भी सही है। तो पहला सेट तो हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा देखो 4 की वैल्यू 0, n की वैल्यू 4, ठीक है, 4 हमारे 1 to इनफाइनाइट के सेट में लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, 4 करेक्ट है। अब उसके बाद l की वैल्यू क्या दी हुई है, l की वैल्यू दी हुई है आपको 0, तो देखो 0 to कितना होना चाहिए 3, हमारे पास उसी में लाई कर रहा है ये, तो l की वैल्यू भी सही है। उसके बाद m की वैल्यू 0, हाँ, तो अगर l की वैल्यू 0 हो जाती है, उसके लिए m की वैल्यू भी क्या हो जाती है 0, और s की वैल्यू -½ ये भी सही है हमारे पास। फिफ्थ सेकंड देखो n की वैल्यू 5, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 to इनफाइनाइट लाई कर रही है। l की वैल्यू 0 to n-1 यानी 0 to 5-1 यानी 0 to कितना होना चाहिए 4, 0 to 4 के बीच में ही आपका 2 लाई करता है ना, तो मतलब l की वैल्यू भी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद अब देखो m की वैल्यू -l to +l मतलब कि हमारी l की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 -1 0 +1 +2, बताओ ये जो 0 है, ये वाला जो 0 है m की वैल्यू वो -l से +l के बीच में लाई कर रही है, मतलब ये भी करेक्ट है। और s की वैल्यू क्या हो गई +½ मतलब ये तीनों सेट तो हमारे पॉसिबल है। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, n की वैल्यू 3, ठीक है, n की वैल्यू 3 है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, 1 to इनफाइनाइट लाई कर रही है। अब देखो l की वैल्यू क्या है 3, पर l की वैल्यू होनी कितनी चाहिए 0 to 3-1 यानी 0 1 और 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकती l की वैल्यू, पर यहाँ l की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो ये वाला सेट हमारा पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हो इस चीज को, मतलब कि n और l की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो वो सेट कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कि आपका जो डी वाला सेट है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। देखो अब हम पढ़ते हैं कुछ जो हमने सीखा, मतलब जो हमने क्वांटम नंबर सीखे उनका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, उनका एप्लीकेशन हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम कैसे एप्लीकेशन करते हैं, सबसे पहले जो अफवाह आए थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे तुम्हारे नंबर, मतलब बोर ने बोला था ये तो, कि जैसे जैसे शेल बढ़ती जाती है उसकी एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से क्या पता चला कि जैसे अगर n = 1 है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास ये तो क्या है शेल है, पर उसमें हमारे पास कुछ सबशेल्स भी होंगी, तो अगर जैसे n = 1 है तो उसमें कौन सी सबशेल होगी 1s, अगर आपके पास n = 2 है तो उसमें कौन सी सबशेल होगी 2s और 2p, ठीक है। अगर आपके पास n = 3 है तो उसमें कौन सी सबशेल होगी 3s 3p और 3d,
अगर आपके पास n इज इक्वल्स टू 4 है तो उसमें कौन कौन होगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा, ठीक है। अगर आपके पास n इज इक्वल्स टू 5 है तो आपके पास 5s होगा, 6s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा और 5g होगा। इस तरीके से पॉसिबल होंगे हमारे पास। थोड़ा मैं पास पास लिखती हूँ ताकि मैं जो करना चाह रही हूँ वो यही हो जाए। एक मिनट रुकना। देखो अगर आपके पास n इज इक्वल्स टू 1 है तो उसमें हमने क्या बोला था, केवल एक ही सब शेल होगी 1, ठीक है। अगर आपके पास n इज इक्वल्स टू 2 है तो देखो आपके पास 0 टू l की वैल्यू क्या होगी, 0 टू 2 माइनस 1 यानी 0 और 1, तो 0 के लिए तो आपकी क्या हो जाएगी 2s हो जाएगी और 1 के लिए क्या हो जाएगी 2p, ठीक है। अगर आप n इज इक्वल्स टू 3 लिखते हो तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 0 1 2, तो आपके क्या पास क्या क्या हो जाएगा, आपके पास 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा और 3d हो जाएगा। इसी तरीके से n इज इक्वल्स टू 4 तो क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा, 4d हो जाएगा और 4f हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे n इज इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पे क्या होगा 5s हो जाएगा, 5p हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 5f हो जाएगा और 5g हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप n इज इक्वल्स टू 6 रखोगे तो क्या होगा 6s हो जाएगा, 6p हो जाएगा, 6d हो जाएगा, 6f हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो ये 5g तक तो अभी हम गए नहीं है और 6f की भी हमको जरूरत नहीं पड़ी, इतने से हमारा काम हो जाता है। और अगर आप इधर n इज इक्वल्स टू 7 रखोगे तो कितना हो जाएगा 7s और 7p, ठीक है। अब देखो अब अफवाह ने क्या बोला था कि है ना जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, मतलब किसी भी एलिमेंट में अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, जैसे मान लो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, तो उन 11 इलेक्ट्रॉन को अगर आपको भरना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन किस में देना पड़ेगा, पहली शेल में, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, फिर उसके बाद चौथी, फिर उसके बाद पांचवी, ऐसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को भरना पड़ेगा। अब क्या होता है जैसे एक शेल में बहुत सारी सबशेल्स होती है तो उन सब शेल में भी इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, फिर इसके बाद इसकी आती है, इसकी आती है, इस तरीके से उन्होंने एक एनर्जी का ऑर्डर बताया था, सब शेल की एनर्जी का ऑर्डर, जिसके अकॉर्डिंग कि हम क्या कर सके इलेक्ट्रॉन्स भर सके। तो देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s की, क्योंकि ये सब एटम का सबसे पहला सब शेल है, मतलब शेल का पहला सब शेल है। उसके बाद 2s की, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 4d। तो देखो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि थर्ड शेल का d ऑर्बिटल पहले आना चाहिए, फिर 4s बाद में, लेकिन ये नहीं होता है, यहाँ n+l रूल लगता है, मैं सिखाऊंगी आपको क्या होता है। पर उन्होंने एक एनर्जी ऑर्डर दिया था, देखो उस एनर्जी ऑर्डर को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कैसे भरना है, आपको याद नहीं करना है, आप n+l रूल देख लोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि आपको किधर इलेक्ट्रॉन भरना है। देखो ये एक ऐसा सांप जैसा बनाना है हमको, ये इसको बोलते हैं माफपाऊ का सांप। देखो सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लो, जैसे मैंने लिखा 1s, उसके नीचे 2s, 3s, 4s, फिर 2p, 3p, 4p, 5p। अब आपको पता है 2d तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको 2d एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, वहां पे n की वैल्यू भी 2 हो गई और l की वैल्यू भी 2 हो गई, और n और l की कभी भी इक्वल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 2d नहीं होगा, तो 2d नहीं लिखेंगे। 3d है लेकिन 3f नहीं होगा, क्योंकि 3f में क्या होगा n की वैल्यू भी 3 और f के लिए l की वैल्यू भी 3, तो पॉसिबल नहीं है, तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में जाएगा, फिर उसके बाद 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर उसके बाद देखो किस में जाना चाहिए 3d में, लेकिन आपको इस एनर्जी रूल के हिसाब से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 4d आता, लेकिन 4d के पहले किस में जाएगा 5s में जाएगा, ठीक है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं n+l रूल से। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करती हूँ। देखो ये है ना कौन सी
उसकी एनर्जी कम होगी। वो किससे दिखाते हैं? वो दिखाते हैं n+l रूल से। जैसे कि मान लो हमने देखा कि भाई 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाके किस में जा रहा था? 4s में जा रहा था। तो आफबाव ने ये बोला कि भाई है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जहां पे मतलब उस वाली सबशेल की एनर्जी लो होगी जिसकी n+l की वैल्यू कम है। तो देखो इसकी n+l की वैल्यू निकालो। यहाँ सामने जो लिखा रहता है वो क्या होता है? n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और d सबशेल है तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो हमारे पास n+l की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, समझ के। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं 4s, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है 4 है, और l सबशेल अगर s सबशेल है तो उसके लिए l की वैल्यू 0। तो 4n+l की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो आपके 4 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आफाव ने ये बोला था कि उस सबशेल की एनर्जी कम होती है जिसकी n+l की वैल्यू क्या हो? कम हो। तो देखो यहाँ पे n+l की वैल्यू किसकी कम हुई? 4s की। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है, बाद में 3D में जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि अपना पोटेशियम है, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा। देखो, और मैंने बोला आपको, कल हमने देखा था, इसको मिटा देती हूँ मैं। देखो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। जिससे पहले हमने क्या बोला कि 1s में एक ऑर्बिटल होता है, मतलब अगर आपके पास s सबशेल है तो उसमें एक ऑर्बिटल है। अगर आपके पास p सबशेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल है? उसमें 3 ऑर्बिटल है। अगर आपके पास d सबशेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल है? उसमें आपके पास 5 ऑर्बिटल्स है। अगर आपके पास f सबशेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल है? उसमें अपने पास 7 ऑर्बिटल्स है। 1 2 3 4 5 7, हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स है? 7 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। वो हम बात करेंगे अभी, आप देखो पहले। तो इस n+l रूल को एक काम करते हैं अपन, थोड़ा आगे पढ़ के आते हैं फिर इसमें लगाएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका, ये तो कुछ एक्सेप्शंस है अफबाव के रूल में। तो देखो पावली का जो रूल है वो क्या बोलता है? पावली का रूल बोलता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। देखो कैसे, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो ये आपका 3p है। ठीक है, अब 3p में हम बात कर रहे हैं इस वाले इन दोनों इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इन दोनों इलेक्ट्रॉन की। मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात की। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। उसके बाद p सबशेल है तो दोनों के लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जैसे ये जो p सबशेल है इसमें आपकी जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -l2 प्लस l, -l2 प्लस l, और p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये हो जाएगी -1 2 +1, यानी -1 0 और +1 ये होगी। ठीक है, तो सपोज करो ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है। तो इन दोनों के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों के लिए आपकी m की वैल्यू हो जाएगी -1। अब देखो लेकिन s की वैल्यू, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका भी लिख देती हूँ। देखो इसके लिए भी n की वैल्यू 3, इसके लिए भी l की वैल्यू 1, इसके लिए m की वैल्यू -1। देखो लेकिन अब यहाँ पे जो s की वैल्यू है इसके लिए कितनी होगी? इसके लिए होगी आपकी +12, और इसके लिए कितनी होगी s की वैल्यू? इसके लिए आपकी s की वैल्यू होगी -12। समझ में आया? अब देखो आप क्या, अगर मान लो इसकी वैल्यू भी +12 हो जाती तो फिर मैं इनको डिफरेंशिएट कैसे करती कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मतलब अगर चारों वैल्यू सेम ही हो जाएंगी तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फिर तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन चारों की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर ये 3 वैल्यू सेम हो गई तो चौथी पक्का ही अलग होगी, या फिर हो सकता है कि नीचे की 3 सेम हो जाए तो ऊपर की n की वैल्यू अलग होगी। हो सकता है कि n m और s की वैल्यू सेम हो जाए तो l की वैल्यू अलग होगी। मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू तो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होगी ही होगी। इसका यही मतलब है, इसका जो एसेंस निकलता है वो ये निकलता है कि हम किसी एक ऑर्बिटल में
हम किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर तुमने भरने की कोशिश की तो देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन या तो तुम कैसा भरोगे, क्लॉकवाइज भरोगे। अगर क्लॉकवाइज भरोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस की प्लस हाफ। और अगर तो वो किससे मैच कर जाएगी, वो इसके साथ मैच कर जाएगी। और अगर आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज भरा इसी ऑर्बिटल में तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ, जो कि इससे मैच कर जाएगी। और वो तो पॉसिबल है ही नहीं, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो पाउली का मेनली रूल यही कहता है कि आप एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो हुन का रूल क्या बोलता है, हुन का रूल ये बोलता है कि आपको है ना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरना है कि आपकी जो स्पिन हो वो सारे की मतलब जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं 2s प्लस 1 से, ठीक है। तो देखो अगर मान लो मेरे को p में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई कराना पड़ेगा सारे सेम एनर्जी लेवल को। उसके बाद में क्या कराऊंगी, अगर कोई फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके बाद हम पेयरिंग करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको इस तरीके से भर दो, इसको इस तरीके से नहीं भरना, ठीक है। इस तरीके से इसको इस तरीके से नहीं भरना है कि कोई एक सेम एनर्जी का ऑर्बिटल खाली और आपने एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये नहीं भरना है आपको, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालोगे, जैसे देखो इसके लिए स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ और इसके लिए प्लस हाफ। तो आपकी जो एसएम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो टोटल एस की वैल्यू कितनी आई 3/2, 3/2। तो एसएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 3/2 प्लस 1। तो एसएम की वैल्यू कितनी आ गई 4 इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब अगर मैं इसके लिए एसएम की वैल्यू निकालूं इसके लिए तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितनी आई 2। तो देखो हमको क्या करना है, ये मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमम रखना है। तो आप देखो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 4 है और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 है। तो मैक्सिमम किस केस में है, इस वाले में। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हमारा करेक्ट है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इनकरेक्ट है। तो वो यही बोलते हैं कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को पहले आपको सबको सिंगली ऑक्यूपाई कराना है, उसके बाद आपको उसकी पेयरिंग करानी है। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो आपने इसे 2p3 भरना है तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये करेक्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल px में 2 डाल दो और pz को खाली रख दो, ये कैसा है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बाकी 2 को अप स्पिन रखो, एक को डाउन स्पिन रखो, ये भी इनकरेक्ट है। आपको अगर आपने इसको डाउन स्पिन कर दिया तो ये इसके स्पिन को कैंसिल कर देगा, फिर से स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कम आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे सबको पैरेलल स्पिन में जमाना है। आप इसको ऐसा भी जमा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, सबको लेकिन सेम स्पिन में रखना है। स्पिन को कैंसिल आउट नहीं करना है जब तक कि आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। समझ में आया। तो देखो अब मैं लेके चलती हूँ आपको उस n+l रूल पे और सिखाती हूँ कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो देखो अब हम कहते हैं यहाँ पे मैंने ये बोल दिया आपको, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7, हमने ये कल देखा भी था। तो देखो अब हमको पाउली क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। तो देखो एस में कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम एस में जा सकते हैं 2। पी में कितने जा सकते हैं, देखो 3 पहले सिंगली, फिर 4 5 6। पी में कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम 6। डी में कितने जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 और एक में 2 जा सकते हैं। तो डी में कितने हो गए हमारे, डी में हो गए 10 और एफ में कितने हो गए 7, ऐसे 7 एंटी क्लॉकवाइज। तो एफ में क्या हो गए, एफ में हो गए हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहले वह कितने जा सकते हैं, 2, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 10। ये हमने वहां पे भी निकाला था जब हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था ना। तो देखो आपको बताया था 2l + 1 इंटू में 2 ऐसे कर सकते हैं। एल की वैल्यू अगर एच सबशेल है तो एल की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए, एस के लिए। ऐसा भी निकाल के दिखाया था ना मैंने आपको, ये याद है। तो अब करना है हमको फिलिंग और कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सपोज करो मैं आपको 1 से 10 तक लिख के दिखाती हूँ। जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है,
एक ही इलेक्ट्रॉन है तो देखो सबसे पहले कौन भरेगा, 1s भरेगा, तो 1s1। अब आपके पास हीलियम भरना है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करो 1s, एक s में कितने जा सकते हैं 2, तो कितने हो गए 1s2। ठीक है, उसके बाद लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो पहले कौन भरेगा इसका 1s भरेगा। फिर उसके बाद आप एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो आप किसको लेके आएंगे, हम 2s को लेके आएंगे, तो 2s1। इस तरीके से अगर आप बेरिलियम की बात करो तो इसमें कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक है, उसके बाद बोरॉन में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1s2 2s2। आप देखो s में तो 2 ही जा सकते हैं, तो ये दोनों s हमने 2 इलेक्ट्रॉन से भर दिया। अब किसकी बारी आएगी, p की बारी, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका 2p1। ठीक है, अब ये p को हम कब तक भर सकते हैं, जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। तो देखो इसके बाद कार्बन, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p, ये 1 है, इसमें कितने हुए 5, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2p2। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। फिर यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। फिर फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। उसके बाद नियॉन का 1s2 2s2 2p6। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो आपको ट्राई करना है 30 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके बीच में कुछ एक्सेप्शन आते हैं, वो एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ये N+L का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप पोटेशियम लिखोगे तो पोटेशियम में यहाँ तक आपके 18 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और 4p के बाद 3d के बाद, सॉरी 3p के बाद 3d आना चाहिए, लेकिन 3d नहीं आता है, कौन आता है 4s आता है। तो जो पोटेशियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन वो 4s1 होगा, ना कि 3d1, क्योंकि ये N+L रूल लगेगा। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, जैसे इसमें लिखा कि 4s के बाद 4p नहीं आएगा, 4s के बाद कौन आएगा 3d आएगा। देखो कैसे, अगर आप 4s के लिए N+L निकालो और 3d के लिए N+L निकालो, तो यहाँ पे 4 के लिए 1, 4s के लिए 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा 4, सॉरी 4p, तो ये 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, और 3d के लिए क्या निकालना है 3 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 5। अब देखो दोनों वैल्यू 5 5 आ गई। अब N+L नहीं लगा पाओगे कि N+L की वैल्यू जहां कम होती है वहां इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अब जब N+L की वैल्यू सेम होगी तो हम देखेंगे N की वैल्यू कहाँ पे कम है, जहां पे N की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखो जब यहाँ तक आपके 18 भर जाएंगे, उसके बाद हमने देखा फिर 4s आएगा तो इसमें 2 भर जाएंगे 20, फिर उसके बाद 4p में ना जाके इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 3d में जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन है। क्रोमियम में क्या होता है, जैसे 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 24, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन भरते। उसके बाद 3p के बाद मैंने बोला 3d नहीं आता, कौन आता है 4s, तो ये हो जाएगा आपका 4s2। फिर 18 और 2 20 हो गए। अब 4s के बाद 4p नहीं आता, कौन आता है 3d आता है, तो 3d4 कितना आ जाएगा 3d4। लेकिन देखो ये कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि देखो ये तो इनर्ट है, इसका तो कोई ये तो इनर कॉन्फ़िगरेशन है, इसको तो छोड़ो, पर अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा 4s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3d4। देखो अब क्या है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका थोड़ा कम स्टेबल होता है। कम स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके डी में भर दूं ना, इसके डी में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन भर दें तो देखो क्या होगा, इसके डी में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो ये जो दोनों है वो कैसे हो जाएंगे हाफ फिल्ड हो जाएंगे, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा हाफ फिल्ड। अगर ये हाफ फिल्ड हो गए तो ये वाला कैसा हो जाएगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये देखो हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। कैसा हो गया आपका हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये इसी तरीके से कॉपर में भी आप जब भरने जाओगे तो ऐसा आएगा 3d9 4s2, लेकिन हम क्या करेंगे इस 3d को पूरा
इसका 10 भरने के लिए इसका 4s1 लगा देंगे। तो ये 2 एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। और कुछ एक्सेप्शन है, जैसे देखो क्रोमियम के नीचे कौन आता है, मोलिब्डेनम, तो उसमें भी सेम एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉपर के नीचे कौन आता है, गोल्ड और सिल्वर, तो उसमें भी सेम एक्सेप्शन आ जाएगा जैसा इसमें आया था। हमको इसमें 10-10 भर देंगे और इसका एक टिक खाली कर देंगे, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे, जैसे पैलेडियम, तो यहाँ पे भी ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं ताकि ये क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो आप ये एक्सेप्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन आए तो एक्सेप्शन से आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वांटम नंबर वाला क्वेश्चन था वो खत्म हो गया है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। देखो क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ। तो 3D इलेक्ट्रॉन मतलब 3D में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल। उसके बाद वो बोल रहे हैं उनमें बताओ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनके पास कि जो वैल्यू है प्लस हाफ हो। तो देखो यही हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप भरने जाओगे तो ये तो सारे के सारे माइनस हाफ वाले आ जाएंगे। तो S इज इक्वल टू प्लस हाफ कितने हो सकते हैं आपके 5। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थियोरेटिकली पॉसिबल फॉर 7th प्रिंसिपल शेल। ओके देखो आपको पता है किसी भी शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, देखो शेल की बात हो रही है, शेल के लिए कौन सा होता है 2n स्क्वायर, और सबशेल के लिए क्या होता है 2 × 2l + 1। तो अगर सबशेल के लिए पूछे तो ये फॉर्मूला, शेल के लिए पूछे तो ये फॉर्मूला। 7th शेल की बात हो रही है ना, हाँ। तो क्या करो 2 × 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 × 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 40 40 80 और 9 9 18, तो ये 98 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0, मतलब हाइड्रोजन एटम यानी Z1 सेकंड बोर ऑर्बिट यानी n = 2, उसकी रेडियस कितनी दी है आपको a0। देन रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट इज, तो z की वैल्यू तो आपको सेम ही रखनी है, n = 3, और इसके लिए आपको r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है Rn = R0 इनटू में n² में z, ठीक है। तो आप इसका रेशियो ले लो, सिंपल है। ये जो रेशियो लोगे आपके पास क्या लेना है, यहाँ पे सेकंड बोर का जो इसकी जो वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको a0 दी हुई है। मतलब अगर आप यहाँ पे r × Rn की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपको a0 = R0 इनटू में n² की वैल्यू 4 में z1, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है Rn, जिसके लिए आपको R0 रखो, दूसरी वैल्यू क्या दी है, z की वैल्यू तो 1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। क्या करो रेशियो ले लो, सिंपल, इसको इसके साथ क्या डिवाइड कर दो, जब इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो 4 है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये a0 में Rn = क्या हो जाएगा 4/9। तो यहाँ से आपको Rn चाहिए तो क्या कर लो, Rn = हो जाएगा 9a0/4। कौन सा ऑप्शन है ये डी। तो ये आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the total energy of electron in first cell of hydrogen atom is -13.6 electron volts, मतलब टोटल एनर्जी आपको दी है कितनी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then its potential energy in first excited state would be। तो देखो ये क्या है, टोटल एनर्जी है आपकी किसमें, फर्स्ट सेल में। फर्स्ट सेल मतलब कि ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे -13.6 इज टू क्या है n², हमारी जो पहली वैल्यू है मतलब कि टोटल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 आपका
z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। तो देखो हाइड्रोजन एटम में पहली शेल है, ये वैल्यू तो क्या हो गई आपकी 1। तो एनर्जी कितनी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने लिखवाया था तो आपको बताया था कि जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी है उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो हाफ होगा वो किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी के। लिखवाया था ना। तो देखो पहले क्या करें हम, पहले जो भी हमको शेल दी हुई है, कौन सी शेल के लिए निकालना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालना है, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2। और हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपको टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा, -13.6 इनटू में कितना होगा, z स्क्वायर मतलब 1 अपॉन में n स्क्वायर यानी 4, ये होगा। इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 3.4 -3.4। जो टोटल एनर्जी आई वो कितनी आई, -3.4। वो किसके इक्वल होगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, इसका डबल कर लो तो ये 8 और ये 6 -6.8। आपका आंसर क्या हो जाएगा, -6.8। देखो प्लस मत लगाना, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स, अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो वो पॉजिटिव हो, ठीक है ना। मतलब टोटल एनर्जी का जो माइनस होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। लिखवाया था ना वो रिलेशन, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। तो इस तरीके से ये प्लस तब करना जब काइनेटिक एनर्जी पूछा हो, पोटेंशियल माइनस में ही आएगी, ठीक है। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ आपसे क्या पूछा है, रेडियल लोड पूछा है। तो देखो मैं आपको एक टॉपिक समझा देती हूँ, नोड निकालने वाला। देखो नोड कैसे निकालते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में आपसे नोड पूछ सकते हैं, जैसे px में पूछा, py में px में पूछ सकते हैं, d में पूछ सकते हैं, s में पूछ सकते हैं। तो जो टोटल लोड है, टोटल लोड आपके कितने हो जाएंगे, टोटल लोड होते हैं हमेशा n-1 के इक्वल। तो जो भी आपको n की वैल्यू दी है, जैसे 3p, तो उसमें टोटल लोड हो जाएंगे, मतलब 3p, तो टोटल लोड कितने हो जाएंगे 2। उसके बाद अगर जैसे 3, मतलब जो भी आपसे दिया है 3 है तो उसमें टोटल लोड कितने हो जाएंगे 2। अगर आपसे 5 है तो टोटल लोड कितने हो जाएंगे 4, इस तरीके से। और अगर आपसे बोले रेडियल लोड, तो रेडियल लोड कितना हो जाएगा n-l-1, ठीक है। और अगर आपसे पूछे एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड किसके इक्वल हो जाएगा, एंगुलर नोड हो जाएगा एल की वैल्यू के इक्वल। तो जो भी एल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, एंगुलर नोड। जैसे कि मान लो आपसे कोई पूछे 3D में टोटल लोड बताओ, तो टोटल लोड आप कैसे निकालोगे, टोटल लोड निकालोगे 3 - 1, 2 नोड हो जाएंगे। अगर आपसे कोई बोल ले कि एंगुलर बताओ, तो एंगुलर नोड कैसे बोलोगे, जो एल की वैल्यू, और आपको पता है डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2। अगर आपसे कोई पूछ ले रेडियल, तो रेडियल ऐसे निकाल लेना n - l-1, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 और -1, तो रेडियल लोड कितने आ जाएंगे आपके 0। तो 3D में कोई भी रेडियल लोड नहीं होगा। इस तरीके से कर सकते हो आप, बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है रेडियल लोड पूछा है 3p में, 3p x में रेडियल लोड पूछा है। रेडियल लोड, सबसे पहले रेडियल लोड का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियल नोड का फॉर्मूला होगा आपके पास n - l-1। तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 - 1, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 - 2 = 1। तो रेडियल, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछ सकते हैं। नीट में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, इजी टाइप के क्वेश्चन ही पूछ सकता है। तो जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप और प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।